ई वेस्ट का सीधा सीधा मतलब हुआ कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो यूज करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जो लाइफ एंड हो जाती है या वो ख़राब हो जाता है तो आप जाके उसको डिकम्पोज कर देते हैं। वो डिकम्पोज ही क्या होता है, ई वेस्ट का निर्माण करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट से कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये एक्चुअली में उतना हजार्डस नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे अनसाइंटिफिक रूप से, मतलब कि साइंटिफिक तरीके से नहीं उसको मैनेज कर रहे हैं, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रूप से अगर हम उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस वेस्ट को, या रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे क्या होता है कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, जो कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बोला गया है कि इट इज़ नॉट हजार्डस इफ़ स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट किया जाए उसके स्टोरेज के लिए कि उसको सेफली स्टोर किया जाए, या फिर उसको रिसाइकल किया जाए साइंटिफिक मेथड के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में क्या होता है कि जो ये रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है ई वेस्ट का, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है। जो भी वहाँ पर इनको रिसाइकल करते हैं, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ इनकी जो मेथड जो ये अपनाते हैं वो अनसाइंटिफिक मेथड है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हेल्थ जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है। इनके जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, बेरिलियम, टोनर्स, फॉस्फोरस। ये सारी जो कंपोनेंट है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब में ये पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये फिर आपके इन्वायरमेंट में जब ये ई वेस्ट की तरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि फॉजिल फ्यूल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहे हैं। फॉजिल्स एनर्जी से जो एनर्जी है उससे हम लोग जाकर अभी हम लोग डिजिटली बन रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल हम लोग बना रहे हैं। जब सोलर जो पैनल है, अब वो जो सोलर पैनल है उसका जो वेस्ट निकलेगा वो भी एक क्या है, ई वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि ई वेस्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया जो है वो डिजिटल होते जा रही है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट की हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस पर विचार करना चाहिए। जो ई वेस्ट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, ई वेस्ट रेगुलेशन 2016 लेकर आई, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं कि हमें ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे रिसाइकल करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है। ये सारे ई वेस्ट रेगुलेशन 2016 का जो रूल है उसमें आप पढ़ेंगे, जो कि हम एक्ट एंड पॉलिसीज़ वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इंडिया में जो टॉप सिटीज़ हैं जहाँ पर ई वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसमें जो पहला नंबर पर है वो है मुंबई है, सेकंड पे दिल्ली, फिर बेंगलोर, चेन्नई। ये जो पूरी सीरीज़ है ये आप याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एक पोटेंशियल एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भी डोमेस्टिक वेस्ट हम लोग ज़्यादातर जो निकलता है हमारे घरों से, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो हम लोग डेली जो सामान यूज में लेते हैं, खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, एक सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है कि जो वैसा वेस्ट जिसके जो फॉर्म है वो सॉलिड है। सॉलिड वेस्ट जितने भी हम लोग ई वेस्ट देख रहे हैं, या फिर मतलब कि जो प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग सॉलिड वेस्ट जो है, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट है, उसे हमने सेग्रीगेट किया है, और उसके रूलिंग अलग है। सॉलिड वेस्ट की रूलिंग अलग है। ठीक है, उसको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। जो सॉलिड वेस्ट है इसकी हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट के बारे में आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, उससे जानते होंगे। जो सॉलिड वेस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो कई एक तरह से की जाती है। जैसे एक तो ओपन डंप किया जाता है। जो ओपन में डंप होता है वो अनकवर्ड होता है, अनट्रीटेड होता है, और ये सेग्रीगेट भी नहीं किया जाता, जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। साथ ही साथ इन वेस्ट में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर के साथ मिलकर और उनकी लीचिंग हो जाती है। लीचिंग कहने का मतलब है कि जो सॉइल का जो लेयर है उसके अंदर वो परकुलेट कर जाते हैं और जाकर ग्राउंड वाटर को भी कॉन्टामिनेट करते हैं, साथ साथ सॉइल को भी कॉन्टामिनेट करते हैं, और सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है उनसे।
तो ये ओपन जो डंपिंग है ये बिल्कुल ही डिजायरेबल नहीं है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। लैंडफिल क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है जिसके अंतर्गत उनको डाल दिया जाता है। अब क्या है, ये गड्ढा खोद कर डालने से भी क्या होता है कि जब ये कोई बरसात का मौसम आएगा या कहीं से पानी उससे गुजरेगा तो फिर अगेन क्या होगा कि वो परकोलेट करके ग्राउंड वाटर से जाकर मिलेंगी, तो अगेन वो ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर रही हैं। सो ये भी उतना डिजायरेबल मेथड नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड है वो सैनिटरी लैंडफिल्स है तो ये लैंडफिल्स ही, इसमें भी गड्ढा खोदा जाएगा, लेकिन ये लीचिंग ना हो इसके वजह के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है उसके सरफेस को, जो बॉटम जो सरफेस है उसको क्या किया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है, ताकि जो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस है उस वेस्ट में वो जाकर सॉइल के अंदर परकोलेट ना कर पाए, लीचिंग ना हो। लेकिन ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसे भी हम लोग डिजायरेबल नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिनरेशन प्लांट्स। इंसिनरेशन प्लांट्स में क्या होता है कि यहाँ पर वेस्ट की बर्निंग की जाती है, उसको जलाया जाता है ना, एक लार्ज फर्नेस में, यानी कि जिसे हम भट्ठी बोलते हैं, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसे जलाया जाता है। जलाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सेग्रीगेशन होता है किसकी, वेस्ट की सेग्रीगेशन किस तरह से करते हैं कि वैसा वेस्ट जो कि रिसाइकलेबल हो, है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, उनको अलग कर दिया जाता है, और साथ ही जो रिमेनिंग वेस्ट है उसे जलाया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट्स जो है वो टॉक्सिक एस निकलते हैं, जो कि छाई जो हम लोग बोलते हैं, राख जो बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। साथ ही साथ ये जलने के कारण क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन का एक कारण बनता है। तो ये भी हम उतना इफ़िशियंट रूप में इसे यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे क्या है कि एक एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी के रूप में भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो रहा है, कि जैसे कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स उसका एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट या जो सॉलिड जो वेस्ट निकल रहा है, उसे सेग्रीगेट नहीं किया जाता है ढंग से। सेग्रीगेशन के कारण नहीं करने के कारण क्या होता है कि जो वाटर जो मटेरियल जो सब्सटेंसेस है वो भी मिक्सअप होते हैं, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट उन वेस्ट में ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, जो कि एनर्जी जो उनसे मिल सके, वो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, जिसके कारण वो जो थर्मल प्लांट में जब ये फ्यूल बन के जाएगा वो उतना इफिशिएंट नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो पायरोलाइसिस है। पायरोलाइसिस ये 2019 के यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। पायरोलाइसिस क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, और इससे क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट्स निकलता है वो गैस और लिक्विड निकलता है, जो कि एज ए फ्यूल एनर्जी के रूप में एज ए फ्यूल यूज होता है। इसे भी हम लोग संज्ञा दे सकते हैं कि ये वेस्ट टू एनर्जी है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पायरोलाइसिस कि पायरोलाइसिस है क्या, किससे ये रिलेटेड है, तो ऑप्शन वाज वेस्ट टू एनर्जी एंड दैट ऑप्शन वाज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें क्या करते, एक मेनली जो हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, जो कि डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कि फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके मदद से हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, और वो हमें एक खाद के रूप में मिलता है, एक ब्लैकिश सब्सटेंस जैसे ह्यूमस के रूप में मिलता है। और ये जो ह्यूमस जो हमें इकट्ठा होता है वो क्या है कि हमारी जो सॉइल है उस पर जब हम लोग सॉइल में बिखेरते हैं तो उसकी जो वाटर की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज कर देता है। समझिए, ये ह्यूमस का एक प्रॉपर्टी है, आप इसे याद रखें, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऑप्शन में ये डाला था 2020 प्रीलिम्स में कि जो ह्यूमस तो वो ह्यूमस जो है वो क्या है, ठीक है, वो मतलब कि उससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक ऑप्शन ऐसा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे कम होता है, तो वो ऑप्शन वो गलत था। इससे क्या होता है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। साथ साथ ये क्या है कि हाई इन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो ह्यूमस बहुत ही प्लांट के ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो इस तरह से कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास उतने वेरन लैंड्स नहीं है, खाली लैंड नहीं है कि हम लोग एक कंपोस्ट तैयार कर सकें। और साथ ही साथ जो जिस तरह से मतलब कि एक कंपटीशन का दौर है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, है ना, जो प्लांटेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं।
और स्टार्टिंग में क्या होता है कि कंपोस्ट के माध्यम से जो खाद प्रिपेयर होता है उसके माध्यम से जो खेती करते हैं उनको ज़्यादा एल्ड नहीं मिल पाता है, ज़्यादा उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो नियम है, एक रेगुलेशन आया है गवर्नमेंट की, जो कि हम लोग फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलेशन वाले चैप्टर में करेंगे। उसमें क्या किया गया है कि जो हमारी केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर, जो इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर ये तय किया गया है कि कुछ अमाउंट में जो कंपोस्ट जो खाद हैं उनको जो फार्मर्स हैं उनको दिया जाए। एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए दोनों का, केमिकल फर्टिलाइजर और साथ साथ कंपोस्ट का भी। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखिए आगे क्या होता है ना। ये क्लीन है, चीप है एंड सेफ है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या करते हैं हम लोग कि जो अर्थवर्म है, जो वर्म्स हैं, उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ये जो वेस्ट पर, और ये क्या करती हैं कि ये मतलब कि ये जो है हम लोग कंपोस्ट में इसको ऐड करते हैं, और इनकी जो एक्सक्रीटा होती है, ठीक है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कंपोस्ट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं फिर हमारी एग्रीकल्चर में वो मदद मिलता है। इसीलिए अर्थवर्म को जो अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। ठीक है, फार्मर्स यानी कि किसानों का ये दोस्त है, केचुआ। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग कर सकते हैं, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोग 4R के थ्रू कर सकते हैं। 4R क्या है, रिव्यू है ना, रिड्यूस, आप जो उसको कम करें उस यूज को, रीयूज करें, ठीक है, और रिसाइकल करें। तो ये 4R के माध्यम से आप ये वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टील स्लैग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में। जो स्टील स्लैग है, ये कहने का मतलब कि जो स्लैग है वो एक्चुअली में क्या है, जो टर्मिनोलॉजी स्लैग है वो बाई प्रोडक्ट है। वो कब जनरेट होता है, जब हम लोग पिग आयरन और स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो स्लैग होता है। जब ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें हम लोग स्टील स्लैग बोलेंगे, जब आयरन मैन्युफैक्चरिंग होता है आयरन स्लैग बोलेंगे, जब एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम लोग एल्युमिनियम स्लैग बोलेंगे। इसके यूजेज पर क्वेश्चन बनते हैं, यूजेज क्या क्या है, और ये यूजेज आपको रट लेने चाहिए। आप बिल्कुल इसे रट लें, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं, ये यूजेज दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप वो लॉजिक लगाने बैठोगे तो आपको लगेगा कि वो गलत है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ। पहला यूज है ये कि एज रोड मेटल एंड बेसिस, जो कि रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है, बेस रोड कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें ये यूज किया जाता है ना। असफाल्ट पेविंग, ट्रैक ब्लास्ट, लैंडफिल्स, इन सब में इनका यूज किया जाता है ये स्टील स्लैग का। नेक्स्ट इनका यूज है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज होता है। नेक्स्ट जो यूज है वो सॉइल कंडीशनिंग में। ठीक है, ये आप याद रखें, क्योंकि एक तरह से ये स्टील क्या है, स्लैग वेस्ट है, और बहुत सारे आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मेंशन किया हुआ है कि जो स्टील स्लैग्स हैं वो सॉइल को डिटोरिएट करते हैं, लेकिन ये सॉइल कंडीशनिंग का भी काम करता है, यानी कि ये सॉइल की कंडीशनिंग, उसके न्यूट्रिएंट्स को ये बढ़ाता भी है। इसलिए आप याद रखें कि ये फेवरेबल कंडीशन तैयार करता है सॉइल के लिए, तो ये पॉजिटिव चीज़ है सॉइल के लिए। ठीक है, ये आप याद रखें, और यही क्वेश्चन बनाया था 2020 प्रीलिम्स में, ये भी एक ऑप्शन था। नेक्स्ट है मिनरल वुल फॉर द इंसुलेशन। इंसुलेशन का काम करता है। आप अगर थर्मल पावर प्लांट कहीं विजिट किए होंगे तो वहाँ पर जो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम आता है जो कि टरबाइन पर डाला जाता है। अब ये जो स्टीम जो आ रहा है जहाँ से, उसके आसपास इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि आप उसके नज़दीक नहीं जा पाएंगे। तो क्या किया जाता है कि ये स्टील का ही जो इंसुलेशन, ये जो स्टील स्लैग है उन्हीं का इंसुलेशन बनाया जाता है, ताकि जो इसके जो नेक्स्ट टू इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा हीटअप ना हो। ये एज ए हीट इंसुलेटर का काम करता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है बैरियर मटेरियल्स, एंड लास्ट वन है टू ट्रीट द एसिडिक वाटर डिस्चार्ज। वाटर जो एसिडिक वाटर है जिनका पीएच जो है वो 7 से कम हो चुका है, वो एसिडिक होंगे, और उनको ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये हुआ स्टील स्लैग के कुछ यूजेस। नेक्स्ट है कोल एश। कोल एश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसी मतलब कि पूरे ऑप्शन वो नहीं थे, लेकिन इसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। जो कोल एश है उनका जो आप कंपोजिशन देखिएगा, उनमें जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल कंसंट्रेशन है, वो क्या क्या है, मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, लेड है।
और इनमें और क्या क्या जो कोल एश किस किस से चीज़ से बनता है, तो इसमें फ्लाई एश भी होते हैं, बॉटम एश भी होते हैं। फ्लाई एश उनको बोलते हैं कि जो हवा के साथ उड़ जाए, हवा के साथ डिस्प्लेस हो। जो बॉटम एश है वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो बॉयलर स्लैग है और फ्ल्यू गैस है, ये सब कोल एश का ही पार्ट है, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो बीमारी है इनके कारण होता है कैंसर। तो कोल एश बहुत ही हमारे जो हेल्थ है उसके लिए हजार्डस है। इनकी जो इमिशन है उनमें जो कोल एश में जो कोल एश की जो इमिशन हो रही है उसमें क्या क्या इमिट हो रहा है, वह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी नॉक्स, पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स, फिर इसमें मरकरी है, ट्रेसेस ऑफ मेटल्स हैं, क्योंकि जो माइनिंग की जाती है जो कोल की, उनमें कुछ मेटल कंटेंट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ मेटल्स भी है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स भी हैं। रेडियो न्यूक्लियाइड्स इसलिए हैं यहाँ पर क्योंकि जो कोल जो है उनके जो ट्रेस है वो कुछ अमाउंट में यूरेनियम की इम्प्योरिटीज़ है ना, थोरियम की इम्प्योरिटीज़ और रेडोन की इम्प्योरिटीज़ इसमें होती हैं। कैसे? क्योंकि जब कोल माइनिंग की जाती है तो डीप कोल माइनिंग की जाती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ यूरेनियम, थोरियम, रेडोन के जो पार्टिकल्स हैं इसमें आ जाते हैं, और ये जैसे ही उसमें जाएंगे फर्नेस में, है ना, एज ए फ्यूल यूज होंगे, तो वहाँ भी ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स ये जनरेट करेगा। और इससे क्या होगा, एक मतलब कि रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है ना, रेडिएशन है, उससे वो भी रिलीज होता है। तो ये आप याद रखें, क्योंकि बहुत सारे कॉमन अगर आप लॉजिक लगाने जाएँ तो आप बोलिएगा कि इससे क्या रेडिएशन होगा, है ना, क्योंकि ये कोई यूरेनियम मेटल तो है नहीं, एलिमेंट तो है नहीं, अनस्टेबल नहीं है इसमें कुछ चीज़, लेकिन इसमें यूरेनियम कंटेंट होता है। तो ये याद रखें कि इसमें इससे जो है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड भी इमिट होता है। इसके कंट्रोलर डिवाइस कौन कौन से हैं, है ना, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो क्या है, ESP। ESP कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैट प्रेसिपिटेटर है। इलेक्ट्रोस्टैट प्रेसिपिटेटर कहाँ लगे होते हैं, तो ये थर्मल पावर प्लांट में लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोल एश या फ्लाई एश, ये जो फ्लुएंट जो गैसेस हैं, ये जब जा रही हैं तो इसमें क्या होते हैं कि ये सेटल डाउन हो जाती हैं। यहाँ पे एक हैमर होता है जो कि मारता है और सीधे ये क्या हो रहा है, एज ए ऐश गिर जाती है नीचे। तो ये क्या है कि एक तरह से एयर पोल्यूशन को चेक करता है। उसी तरह से और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि फैब्रिक फिल्टर्स, मैकेनिकल कलेक्टर, वेंचुरी स्क्रबर्स, ये सारी डिवाइसेस यूज होती हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कोल एश को, ये फ्लाई एश को। तो ये आप बिल्कुल याद रखें इन डिवाइसेस को, इन डिवाइसेस के नाम आप रट ले, कभी ना कभी ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लाई एश, है ना, कोल एश का ही पार्ट है। ये क्या है कि जब भी कोई सॉलिड मटेरियल जो बर्न होता है उससे फ्लाई एश निकलते हैं। आप देखा होगा कि आपने अगर कागज़ जलाया होगा तो कुछ कुछ मटेरियल से उड़ के ना हवा में ऊपर उठती हैं, है ना, ये राइज विद द एयर, ठीक है। इसके जो कंपोजिशन क्या क्या हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये सारे इसके कंपोजिशन हैं। ये कंपोजिशन को आप याद रखिए। फ्लाई एश जो पार्टिकल हैं ये एक्चुअली ऑक्साइड रिच होते हैं, ऑक्सीजन रिच होते हैं। किन कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं इनमें, तो सिलिका ऑक्साइड, है ना, अल्मुनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर। ये सब आप प्लीज़ याद रखें, ये सारी चीज़ें कि जो जो इनसे, है ना, इमिट हो रही हैं, इमिशन हो रही हैं, जो जो ये मटेरियल कंटेन करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी ऑप्शन में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। भाई साहब, ये आपके ही द्वारा फैलाया गया कचरा है, और ये कचरा प्लास्टिक का है। आप रोज़ जो मार्केट जाते हो और वहाँ से सब्जी वाले से जस्ट आप क्या करते हैं कि वो प्लास्टिक में वो सब्जियां लेकर घर पर आ जाते हैं, और वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। उसके बाद उसको आप रीयूज नहीं करते, उसे आप कचड़े में सीधे फेंक देते हो। और आप देखिए ये कितना इकट्ठा होते होते ये कितना बड़ा हो गया है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक को किस तरह से मैनेज करें, उसके वेस्ट को किस तरह से मैनेज करें। हमें कम से कम सिंगल प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो किसी भी तरीके से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसे स्मॉल पार्टिकल्स में या उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये जल्दी इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेड नहीं होता है, और ये लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। अगर ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर ये सॉइल में चला जाए तो सॉइल में क्या होता है कि ये लेयर फॉर्म कर देता है प्लास्टिक का, जिससे क्या है कि पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाती हैं, जिससे क्या होता है ग्राउंड
ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपको पानी की भी किल्लत हो सकती है ये प्लास्टिक से। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सॉइल पोल्यूशन भी करता है। ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके जड़ों तक जो पानी पहुंचना है उनको पहुंचने नहीं देती हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। हम जब भी मार्केट में जाएं तो थैला लेकर जाएं। कपड़े से बना थैला लेकर जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, हम लोग भी यही, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी कहीं ना कहीं यही चीज़ करता हूँ, और मैं आज अपने आप से ही बोल रहा हूँ कि हमें ये प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये है प्लास्टिक वेस्ट। अब इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम प्लास्टिक की क्या क्या विकल्प तलाश सकते हैं, और पहले क्या क्या विकल्प हमारे यहाँ अवेलेबल था, कितने तरीके के प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ इनका हम लोग सिंगल यूज करते हैं और उसको सीधे हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। आजकल देखते होंगे आप कि गाय हैं, जो मवेशियाँ हैं, वो रोड पर चलती रहती हैं, और वो जो वेस्ट है जो आप घर से फेंकते हो, जो अनाज फेंकते हो, उसको प्लास्टिक में बांध करके फेंकते हो, और वो क्या कहते हैं, उनको खाने के लिए वो जाती हैं और वो प्लास्टिक को इनगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं, और उनसे क्या है कि बहुत ज़्यादा वो उनको प्रॉब्लम हो रही है। साथ साथ उनसे ज़्यादा फिर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो प्लास्टिक खा रही हैं और खाने के, और वो फिर जो उनका दूध है वो आप पी रहे हो, तो वो प्लास्टिक से बना हुआ ही कहीं ना कहीं वो दूध है, वो भी कॉन्टामिनेटेड है। अगर ये साइंटिफिक रिसर्च किया जाए तो वो जो मिल्क है उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलेंगे कि जो कि अनवांटेड है, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये प्लास्टिक का यूज करके अपने आप का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर कि ये जो है हम देख रहे हैं कि ये यूएन इन्वायरमेंट है ना, यूएन ईपी जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलता है उनका ही ये रिसर्च पेपर है, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ज़्यादा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रिलेवेंट है। तो आप ये देखें कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग किसको बोलेंगे। पहले जानते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लास्टिक एक लाइट वेट है ना, हाइजेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, कैन बी मोल्डेड इन ए वैरायटी ऑफ वे एंड यूटिलाइज इन ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हम लोग पैकेजिंग वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बट इंस्टेड ये फोटो डिग्रेड होते हैं। मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ, फोटो डिग्रेड का मतलब कि जैसे कि यूवी रेज है। ठीक है, यूवी रेज उनके एक्शन से क्या है, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है इनका एक पैरामीटर रखा गया है। अगर 5 mm की थिकनेस से कम है प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक की साइज, तो उसे कि हम लोग क्या कहेंगे, वो माइक्रो प्लास्टिक्स कहेंगे। माइक्रो प्लास्टिक्स तो एक तो होते हैं, दो तरह के माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। एक तो है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स और सेकेंड वन इज द सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स है उनको मैन्युफैक्चर ही किया जाता है माइक्रो में, और इन्हीं को माइक्रो बीट्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो बीट्स यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द माइक्रो बीट्स से हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनको निगल लेती हैं और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके हेल्थ हैजार्डस है और वो मर भी जाती हैं इसके कारण। हम लोग जैसे कि जो नेट यूज करते हैं, जो मछुआरों के द्वारा, फिशरमैन के द्वारा जो ओशन में नेट यूज किया जा रहा है वो प्लास्टिक का है। और कभी कभी वो नेट क्या है कि पानी के वजह से, पानी के बहाव के वजह से वो खींचा हुआ चला जाता है समंदर में, और वहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोस्ट नेस्ट बोलते हैं। घोस्ट नेट इज नथिंग बट जो फार्मर्स, जो फिशरमैन के द्वारा यूज किया गया ऐसा नेट, जो प्लास्टिक का नेट होता है, वो खो जाता है, उसी को हम लोग घोस्ट नेट कहते हैं। और ये जाकर जो वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक एनिमल है, उनको, उनकी जो हैबिटेट है उनको नुकसान पहुँचा रहा है, उनके फ्लो को रोक रहा है, उनमें वो फंस जाती हैं और अंततः मर जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है। माइक्रोबीट के बारे में हमने आपको बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक हैं, जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रोबिट्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये कॉस्मेटिक में यूज किया जा रहा है, कॉस्मेटिक में। ठीक है, सेकंड ये टूथपेस्ट में यूज होता है। तो अगली बार से जब भी आप किसी टूथपेस्ट को खरीदें तो आप ध्यान रखें कि उसमें माइक्रोबिट्स है कि नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें।
है ना। कॉस्मेटिक्स को देखें कि उसमें जो आप स्क्रब यूज करते हैं तो स्क्रब कुछ और नहीं, वो माइक्रो बीड्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स ही हैं। तो आप प्लीज़ इसे यूज करना बंद करें, ठीक है। सेकेंड है सेकेंडरी सेकेंडरी प्लास्टिक्स, जो सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक उन्हें बोलेंगे कि जो पानी के एक्शन से, जो कि यूवी रेज के कारण जो टूटती हैं, जो लार्जर प्लास्टिक से वो टूट कर स्मॉलर प्लास्टिक बन जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। और प्राइमरी का क्या बताया मैंने कि वो मैन्युफैक्चर ही माइक्रोबिड्स के लिए की जाती हैं, जो कि आपके पेस्ट में, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, ठीक। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक आप उसे बोलेंगे कि आप एक बार यूज करके उसे फिर फेंक देते हैं, उसका रीयूज नहीं करते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स है, आर कॉमनली यूज फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग एंड इंक्लूड आइटम्स इंटेंडेड टू द यूज्ड ओनली वंस बिफोर दे थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जो प्लास्टिक का यूज़ जो है ना वो 1950 के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, और ये जो प्लास्टिक है वो बन किससे रहा है, वो आपके फॉसिल हाइड्रोकार्बन से ही बन रहा है। एक स्टडी कहती है यूनाइटेड नेशन की ही, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट है उन्हीं की स्टडी ये बताती है कि बाय 2050 द प्लास्टिक इंडस्ट्री में अकाउंट 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ऑयल कंजप्शन, ठीक है। तो आप जो फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल करना बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आप प्लास्टिक के जरिए उसे और बढ़ा रहे हैं। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो यूज हो रहा है, आप यहाँ देखें, जो सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ हो रहा है, तो नॉर्थ एशिया में हो रहा है 26%, है ना। नॉर्थ अमेरिका में 21% हो रहा है, मिडिल ईस्ट में 27% एंड यूरोप में ये 16%। तो एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद कौन है, मिडिल ईस्ट है, उसके बाद है यूरोप। तो ये चार जो कॉन्टिनेंट हैं ये सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने तरह के प्लास्टिक होता है। तो जो टू मेन कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक एंड दियर सिंगल यूज एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेट्स। थर्मोप्लास्टिक उसे कहेंगे कि जिसे आप गर्म करने पर, है ना, जो गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाए और फिर उसे जब कूल करें तो वो सॉलिड हो जाए। यानी कि अगर हम कोई मटेरियल उससे बनाते हैं तो फिर से उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। उसे हम लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल जैसे कि इथाइलिन ट्रेफ्लेट यानी पीईटी, जो कि वाटर बोटल्स, जो बोतल आप देखते हैं, जो बिस्लेरी का जो बोतल आता है वो इन्हीं चीज़ का बना होता है, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन पीई, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टीरीन, एक्सपैंडेड पॉलीस्टीरीन स्टायरीन, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जो पाइप्स आते हैं पीवीसी इनके बने होते हैं। ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। नेक्स्ट है जो थर्मोसेट्स एक बार अगर बन गया उसके बाद उसके जो मतलब कि दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि हीटिंग के द्वारा वो फिर नहीं लाया जा सकता, उसमें केमिकल चेंज हो गया होता है। थर्मोसेट्स आर फैमिली ऑफ प्लास्टिक डेट अंडरगो ए केमिकल चेंज व्हेन हीटेड, क्रिएटेड ए 3-dimensional नेटवर्क आफ्टर दे आर हीटेड एंड फॉर्म्ड। दीज प्लास्टिक कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रीफॉर्म्ड। अभी जैसे आपको मैंने समझाया। तो ये दो तरह के थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स हैं। इनके जो एग्जाम्पल है थर्मोसेट्स के, वह है पॉलीयूरेथिलीन, है ना, फेनोलिक रेजिन, एपॉक्सी रेजिन, सिलिकॉन, है ना, विनाइल ईस्टर। ये सब क्या है, थर्मोसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आप याद कर लें ताकि एग्जाम में कहीं अगर ऑप्शन में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब इनके यूजेज क्या क्या है, जो थर्मोप्लास्टिक है उनका यूजेज देखें आप क्या क्या है। जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है उनका यूज क्या है, बैग्स, ट्रेज, कंटेनर, फूड पैकेजिंग फिल्म, ये इसमें काम आता है। जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है वो मिल्क बोतल, फ्रीजर बैग, शैम्पू बोतल, आइसक्रीम कंटेनर, ये सब हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो बोतल ऑफ वाटर एंड अदर ड्रिंक्स, है ना, डिस्पेंसिंग कंटेनर फॉर द क्लीनिंग फ्लूइड, है ना, बिस्किट ट्रेज, ये सब पीईटी यानी कि पॉलीइथाइलिन
जो पीईटी जो है पॉलीइथाइलिन ट्रेफ्लेट उनके बने होते हैं। जो वाटर बोतल है वो पॉलीइथाइलिन ट्रेफ्लेट के बने होते हैं, पीईटी के बने होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पीएस है यानी कि पॉलीस्टायरीन है। पॉलीस्टायरीन के क्या क्या बने होते हैं? कटलेरी है, प्लेट्स है एंड कप्स है, जो कि आप बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड आप मानते हैं जिस प्लेट्स को, जो प्लास्टिक के बने होते हैं और स्टायरीन के बने होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड पॉलीस्टायरीन के क्या क्या बने होते हैं? हॉट ड्रिंक कप्स, इंसुलेटेड फूड पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, फ्रेजाइल आइटम्स इनके बने होते हैं। जो आप माइक्रोवेव्स इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, है ना, वो किसके बने होते हैं? वो पीपी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। ठीक है, पीपी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। माइक्रोवेव डिशेस, आइसक्रीम टब्स, है ना, पोटैटो चिप बैग और बोतल कैप्स, ये सब किसके बने होते हैं? पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये कभी ना कभी आपके ऑप्शन में दिखाई दे देंगे। ठीक है, आप ये देखें कि हम लोग किस तरह से, जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था पैकेजिंग का, उससे हम लोग प्लास्टिक पे किस तरह से आ गए। पहले हम लोग जैसे कि मिल्क और एडिबल ऑयल के लिए हम लोग ग्लास और मेटल यूज करते थे। आज हम लोग 3 से 4 लेयर वाला, है ना, फिल्म वाला वो पाउचेज यूज करते हैं प्लास्टिक। जितना ज़्यादा मल्टी लेयर्ड जो प्लास्टिक होगा ना, उतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उतना ही देर में ये टूटेगा, उतना ही टाइम लगाएगा ये टूटने में, डिग्रेड होने में। ठीक है, टॉयलेटरीज है जैसे कि सोप है, शैम्पूज है, ये इसे हम लोग पहले पेपर और ग्लास यूज होता था। ठीक है, इसे रखने के लिए इसमें। और अब क्या हो रहा है? प्लास्टिक पाउचेज आ रहे हैं, जो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है ना, जिसमें हम लोग अब जो विलेजेस तक जो शैम्पू पहुंच चुके हैं, जिसमें जो पाउचेज आते हैं वो किसके बने होते हैं? आप जाइए 2 रुपया में आपको वो नवरत्न का तेल, वो छोटा पाउच मिल जाएगा। सब में आप देखते हैं वो प्लास्टिक यूज हो रहा है उनके पैकेजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं जैसे कि सीमेंट और फर्टिलाइजर के लिए जो उनको पैकेजिंग की जाती थी, वो जूट के बोरी में की जाती थी। लेकिन आजकल जूट का बोरी जो है वो दिखाई नहीं देता। जूट जो ऐसा आइटम है कि जो विकल्प बन सकता है आपके प्लास्टिक का, और ये था भी पहले, यूज भी हो रहा था। उसके लिए हम लोग किस पे आ गए हैं? अब प्लास्टिक की जो बैग्स आ रही है, आप सीमेंट के जो बोरी है, जो बैग है, जो कट्टा है, वो आप देखते होंगे वो क्या है? इन्हीं का बना होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, फिर जैसे टूथपेस्ट है ना, वो पहले किस में पैकेज होता था? वो मेटल का वो आता था। आप पुराना आपके पास अगर हो कहीं पे, आप देखा होगा तो, जैसे कि जो अलग अलग ब्रांड हैं वो मेटल के वो ट्यूब में आता था, लेकिन अब वो प्लास्टिक के ट्यूब में आता है। तो इस तरह से हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पैकेजिंग है, जो मटेरियल यूज करते थे, उससे हम लोग प्लास्टिक की तरफ बढ़ चुके हैं, और प्लास्टिक एक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबली आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये सिंगल यूज प्लास्टिक, ये पैकेजिंग के 36% यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्री वाइज कि सबसे ज़्यादा कौन ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो सबसे जो ज़्यादा जनरेट कर रहा है वो चाइना है। चाइना रिमेन द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड जनरेटर ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। उसके नेक्स्ट में है चाइना, उसके बाद फिर यूएसए है, उसके बाद फिर जापान है। ठीक है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। जो यूएसए है वो पर कैपिटा, ठीक है, आप यहाँ देखें, जो पर कैपिटा जो यूज है प्लास्टिक का, वो सबसे ज़्यादा यूएस में हो रहा है, ये पर कैपिटा। और जो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है एज ए वेस्ट, वो चाइना में हो रहा है। और इस तरह से इंडिया अभी भी हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, और हमें इस तरह से और भी इसको रिड्यूस करना चाहिए। ये जो कम यूज कर रहे हैं हम, ये हमारी अच्छी बात है, इसको और हम लोग कम करें। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो इकोनॉमी पर कैसे ये थ्रेट है, तो टूरिज्म को, क्योंकि अगर आप उस प्लेस पर जाना नहीं चाहेंगे जहाँ पर क्या है कि गंदगी हो, प्लास्टिक वेस्ट हो। लेकिन ये टूरिज्म क्या कर रहा है? ये टूरिज्म कहीं ना कहीं ये भी प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको फैला रहा है, क्योंकि हम लोग जाते हैं एज ए टूरिस्ट, कहीं माउंटेन्स पे एरिया में गए, कहीं पे बीचेज पे गए, और वहाँ पर प्लास्टिक के जो बने हुए जो चीज़ें हैं, जो पैकेज है, उसको लेकर गए और वहीं पे छोड़ आते हैं। उसको वापस हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसको वापस अपने साथ नहीं ले जाते हैं। ठीक है, फेंक कर वहीं पे चले जाते हैं। तो ये किसको थ्रेट कर रहा है? ये फिशरीज़ को। मैंने आगे बताया कि आपको ये फिशेस को नुकसान पहुँचा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि जो फिश एक बार जो इकोनॉमी है वो कम होगी।
है ना, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं अगर इनको बर्न किया जाए तो। एग्रेवेशन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। तो ये जैसे फ्लड जो है, फ्लड कैसे आता है कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है, तो वो एक प्लास्टिक भी उसका कारण है कि वो सीवेज को ब्लॉक कर देता है प्लास्टिक जाकर। तो ये जो सिटी से है ये पानी को निकलने नहीं देगा, तो ये फ्लड के रूप में ये आपको सामने आएगा। उसके बाद ये कॉन्टामिनेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज एंड फूड चेन कॉन्टामिनेशन, तो इस तरह से आपके ह्यूमन हेल्थ पर ये इम्पैक्ट कर रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है क्योंकि ये जो जितने भी जो एनिमल्स हैं उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इससे ओशन पोल्यूशन हो रहा है और लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो ये आप देखें कि किस तरह से ये प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी हमने वेस्ट देखा इनको हम लोग किस तरह से और क्या क्या मेथड हो सकता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें है बायो रेमेडिएशन, एक बहुत ही कारगर मेथड है ना। इसमें क्या किया जाता है, बायो का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई क्या करता है, उसको डिग्रेड करता है, डिकम्पोजर है। और ये रिमीडिएशन कहने का मतलब हुआ कि इसको तोड़कर वो क्या करते हैं, डिग्रेड करके ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो उसको फुली डिकम्पोज कर देते हैं। ये दो तरीके का होता है, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू कहने का मतलब है कि जहाँ पर वो कॉन्टामिनेशन हुआ है वहीं पे ट्रीटमेंट की जा रही है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एट द साइट, दे आर ट्रीटेड एट द साइट, यानी कि इसे हम लोग इन सिटू बोलेंगे। और कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी तो एक्स सिटू बोलेंगे। इन सिटू में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि बायो वेंटिंग है। बायो वेंटिंग कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे सॉइल कॉन्टामिनेटेड है ना, किसके वजह से, कहीं पे जैसे कि मान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल की वजह से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेंट करते हैं। इस तरह से देखिए ये वेंट किया गया और ये वेंट करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे तो इसको जल्दी से बायोडिग्रेड कर पाएंगे। तो ये हुआ बायो वेंटिंग। दूसरा है बायोस्पैर्जिंग। बायोस्पैर्जिंग क्या है कि इसमें प्रेशराइज्ड एयर डाला जाता है एट द साइट, है ना, ऐसे ही वेंट करके, और यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज किया जाता है। फिर ऑक्सीजन के इंक्रीज होने के कारण फिर क्या होगा कि अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन पे क्या किया जाता है, जो साइट है वहाँ पे दूसरे जगह से, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा मात्रा में ऑगमेंट यानी कि इकट्ठा किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस साइट पर, तो वो जल्दी ही उस पर एक्शन ले सकती हैं, उसको बायोडिग्रेड जल्दी कर सकती हैं। तो ये हुआ इन सिटू मेथड। एक्स सिटू मेथड में हम लोग देखते हैं लैंड फार्मिंग, ठीक है। लैंड फार्मिंग कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर इसको जो कॉन्टामिनेटेड जैसा सॉइल है उसको दूर ले जाया गया, कहीं दूसरी जगह ले जाया गया, और वहाँ पर तब तक उसको पलटा, मतलब कि उसको क्या किया जाए कि पलटते रहना चाहिए, उसको टाइलेज करते रहना चाहिए, तब जब तक उसके पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिग्रेड ना कर जाए। कॉन्टामिनेटेड सॉइल इज एक्सकेवेटेड एंड स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड एंड पीरियडिकली टाइल्ड अंटिल पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड। नेक्स्ट है बायोपाइल्स। बायोपाइल क्या है कि लैंड फार्मिंग, है ना, और कंपोस्टिंग, ये दोनों का ही मिश्रित रूप है, यानी कि उसका एक हाइब्रिड फॉर्म है। कैसे, तो लैंड फार्मिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी कॉन्टामिनेटेड सॉइल है उसको बार बार हम लोग, है ना, पलट रहे हैं, ठीक है, उसको एक बार हटा रहे हैं, फिर दूसरे के बार उसको दूसरी तरफ से फेर रहे हैं, तो टाइलिंग कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मिट्टी को हम लोग ये करके फैलाते हैं, फिर से उसको पलटते हैं, ठीक है। तो ये लैंड फार्मिंग में कर रहे हैं। कंपोस्टिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन हो रहा है और उसको एक कंपोस्ट तैयार हो रहा है। तो ये दोनों ही यहाँ पर काम आता है बायोपाइल्स में, ठीक है। इसे जनरली जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कॉन्टामिनेशन को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में क्या है कि कॉन्टामिनेटेड जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है ये बायोरिएक्टर्स के माध्यम से। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल, एक्स2 का है। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें हम लोग प्लांट्स यूज करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स को, और ये प्लांट को यूज करके हम लोग कॉन्टामिनेशन को कम करते हैं या फिर उसको डिग्रेड करते हैं जो भी कॉन्टामिनेशन है। इसे हम लोग बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन।
ठीक है, वो था बायो रेमेडिएशन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे थे। ये है फाइटो रेमेडिएशन जिसमें हम लोग प्लांट्स यूज कर रहे हैं। इसमें बायो इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं। ये पहला है फाइटो एक्सट्रैक्शन या एक्युमुलेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ये प्लांट हैं, इनके जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं, कॉन्टामिनेट्स को क्या करती हैं, अपने में इकट्ठा कर लेती हैं, एक्युमुलेट कर लेती हैं। उसके बाद हम लोग ये प्लांट्स को रिमूव करके वो कॉन्टामिनेट्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन। ये क्या है कि जो कॉन्टामिनेंट्स है उसको तो ये जो प्लांट्स हैं उसको अपने में एब्जॉर्ब करेंगी और साथ ही साथ उनको डिग्रेड कर देंगी, है ना, कुछ लेस टॉक्सिक मटेरियल्स में, या फिर इनको बिल्कुल ही क्या कर देंगी, बायोडिग्रेडेड कर देंगी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर देंगी मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक या लेस मोबाइल फॉर्म में, या बिल्कुल इसको डिग्रेड कर देंगे। इसलिए ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायो डिग्रेडेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन इसका नाम है। नेक्स्ट है फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसकी मोबिलिटी को कम कर देते हैं। आपको याद होगा कि आपने अगर जो लेक्चर्स पहले के लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने बायो एक्युमुलेशन और बायो रेमिडिएशन की बात की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि जो बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन की बात की थी। बायो मैग्नीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि बायो मैग्नीफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो होनी चाहिए कि वो जो मटेरियल है, जो पॉल्यूटेंट हैं, वो मोबाइल होने चाहिए, वो ट्रेवल करनी चाहिए। तो इसकी यानी कि इनकी जो मोबिलिटी है अगर ज़्यादा रहेगी तभी जाके बायो मैग्नीफिकेशन होगा, बायो एक्युमुलेशन होगा। तो इसलिए इसके क्या किया जाता है, मोबिलिटी ही रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट और क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे माइको रेमिडिएशन है। माइको रेमिडिएशन में फंगाई यूज कर रहे हैं, माइको फिल्ट्रेशन में हम लोग फंगल यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो कंटामिनेशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड हुए। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ऑलरेडी होगी कि उसका क्या नुकसान है और किस तरह से वो एसिडिक रेनफॉल होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें किस किस से एसिडिक रेनफॉल, क्या क्या कारण है उसका, क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, वो याद रखना चाहिए। इसी पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। तो सोर्सेस क्या क्या हैं, सल्फर है, हम लोग जानते हैं सिर्फ सल्फर और नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, लेकिन और देखिए क्या क्या सोर्सेस हैं इसके। फॉर्मिक एसिड भी है, क्लोरीन भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज ऑल आर द रिसोर्सेस ऑफ एसिड रेन। ठीक है, और एसिड रेन के इम्पैक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर। ठीक है, ये जो लेक्चर है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो भी करीब 40-50 मिनट का है, और इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर है, जो डे 4 का ही जो फर्स्ट पार्ट है, वो भी लगभग 50 मिनट का है। तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस तरह से ये जो पॉल्यूशन का है ये पूरी रूप से ये ख़त्म हो गया। बहुत ही एक पोटेंशियल एरिया है, तो इसको प्लीज़ बार बार रिवाइज करें, बार बार वीडियो देखें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसे देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।